अब आप नंबर 1 पे होंगी, मैं पहली हिस्ट्री आपको दूंगा। जी सर। अभी कुछ पूछो नायला। मैंने पूछा था कि आप काड़ा में क्या काम करती हैं? सर सर अभी तो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। घर बैठ के? हाँ जी सर। सर वैसे मेरे हस्बैंड हैं इधर उधर उकाड़ा DHQ में, वो कंसल्टेंट है ENT के। ENT के, चलो अच्छी बात है। और आपने ट्रेनिंग कहाँ से की? सर मैंने गंगाराम से। यस, गुड। कब कंप्लीट की है ट्रेनिंग? सर 2023 में। तो अब तक इम्तिहान दिया है कभी? सर पहले दे चुकी हूँ सर, वाइवा नहीं पास हो रहा। तो वाइवे में कौन सा सवाल था जो आपको नहीं आया? पूछिए। हम्म, क्या केस था? सर जो पास नहीं हुआ। हाँ, जो अभी इम्तिहान दिया आपको नहीं आया, वो पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी? सर ये लास्ट पिछली वाली अटेम्प्ट तो मैंने स्किप कर दी थी, उससे पहले दिया था। जी, उसमें क्या था? सर उसमें एक तो मेरा फाइब्राइड का केस था, जो शॉर्ट केस था। और दूसरा GDM था विद पॉलीहाइड्रोम, डायबिटीज विद पॉलीहाइड्रोमनियोज। हाँ, तो बताइए दोनों में से किस में ज्यादा प्रॉब्लम हुई, फाइब्राइड में कि GDM? सर GDM में। या बताइए, केस हिस्ट्री ब्रीफली बताइए पेशेंट की। सर अब मुझे एग्जैक्टली ग्रेविडा पैरा तो नहीं याद, लेकिन पेशेंट 34 वीक्स के ऊपर थी, और फंडल हाइट उसकी टर्म की थी, और ग्रॉसली डिस्टेंडेड एब्डोमेन था पेशेंट का, हम्म। और ब्लड शुगर लेवल डिरेंज थे उसके। तो अल्ट्रासाउंड में फोर्थ। क्या, अल्ट्रासाउंड पूछा आपने? यस सर, अल्ट्रासाउंड पूछा था। क्या उन्होंने क्या बताया? उसमें उन्होंने AFI उसका 30 दिया था। बहुत ज्यादा। जी, और बाकी पैरामीटर्स करस्पॉन्डिंग ही थे। और वो मेरा ख्याल है सर ग्रेविडा 5 पैरा 4 थी पहले, हाँ, सारी उसकी प्रीवियस उसकी सारी SVDs थी। चलो। अब और आपने मुझे जो आपको सवाल पूछने चाहिए थे अल्ट्रासाउंड पे, आपने उसकी हाइट ऑफ फंडस बताई 70, बहुत ज्यादा। बस दैट इज इट। आपने साथ पूछना था AFI तो हो गया, तो लेकिन बेबी की प्रेजेंटेशन क्या थी, बेबी का साइज क्या था, प्लेसेंटा कहाँ था, और फिर उसके बाद कहना था कि मैं असेस करूंगी अगर इतना एक्यूट है पॉलीहाइड्रोनियस एमनियस, तो क्या उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करूं, क्या उसका इंटरवेंशन करूं, एमनियोसेंटेसिस करूं, या उसको डिलीवर करूं। ये 3 बातों के आपने जवाब देने थे कि अगर 34 वीक है, शुगर कंट्रोल नहीं, एक्यूट पॉलीहाइड्रोनियस है, फिर आपकी मैनेजमेंट क्या होगी। आपने कहना था ये 3 बातें कि द चॉइसेस आर कि मैं इसको और कंटिन्यू करूं, उसके लिए बेबी का साइज, उसकी CTG वगैरह वगैरह, बेबी मॉनिटरिंग। दूसरी चॉइस है कि मैं इसको एमनियोसेंटेसिस करूं, उसके बोलना था कि उसके फायदे नुकसान। तीसरी चॉइस है कि मैं इसको अब डिलीवर कर लूं। ये 3 बातें बोल के फिर जो एग्जामिनर कहती है वो बताओ, फिर उस पर चलना, तो फिर आप पास हो जाते। सर सर डिलीवरी जो है इस पेशेंट की, वो हम अभी करेंगे? अभी 34 पे है वैसे बाय डेट्स वो। मैंने और वो एक, स्कैन एक का भी पैरामीटर
डिंग थे, लेकिन AFI बहुत ज्यादा थे। एक मिनट, आपने सवाल पूछा, जवाब का इंतजार फरमाइए। आपने कहा इस स्टेज पे उसकी डिलीवरी करेंगे, ऑफ कोर्स दैट इज चॉइस नंबर 3। चॉइस तो है ना, दैट इज चॉइस नंबर 3। मैंने 3 चॉइसेस बोली कि उसको एज सच कंटिन्यू करेंगे, और उसमें क्या क्या करेंगे हम। उसको अगर एक्यूट पॉलीहाइड्रोनस डिस्ट्रेस है, एमनियोसेंटेसिस करेंगे, या उसको फिर डिलीवर कर लेंगे। ये तीनों की आपको गुड और बैड पॉइंट्स बताने हैं कि अगर वो इतनी एक्यूटली डिस्ट्रेस्ड है, ये बेबी का साइज अभी नहीं और 34 वीक्स पे है, तो उसको मॉनिटर करूंगी और उसको बेड रेस्ट पे रखूंगी, ताकि बेबी मॉनिटर से पता चलेगा बेबी ठीक है, शी इज नॉट टू डिस्ट्रेस, तो बस फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर इंतजार करेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। ये नंबर 1 है। लेकिन नंबर 2, शी इज एक्यूटली डिस्ट्रेस्ड, उसमें फिर इंटरवेंशन लिखी हुई है, एमनियोसेंटेसिस करेंगे एब्डोमिनली, लेकिन उसका एडवांटेज जो है बड़ा लिमिटेड है, फॉर ए शॉर्ट वाइल है। ये बताएंगे कि कॉम्प्लिकेशन APH हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, बेबी को इंजरी हो सकती है। तीसरी ऑप्शन कि शी इज एक्यूटली डिस्ट्रेस्ड, बेबी भी डिस्ट्रेस्ड है, तो फिर हम उसको डिलीवर करेंगे। डिलीवर कैसे करेंगे? पहले 4 नॉर्मल डिलीवरीज हैं। इस वक्त यस सर। इस वक्त अनस्टेबल लाई होगी उसकी, जी सर। तो पहले उसको एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन करके कफेलिक प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर नीचे से कंट्रोल्ड ड्रेनेज ऑफ लाइकर करेंगे, और फिर वो लेबर में चली जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। इस तरह से ये इसका जवाब बनता था आपका, आप पास हो जाती अगर इस तरह से जवाब देती। सो थिंक, जब कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पेश की जाए, थिंक ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉसिबल सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन नहीं होता, 2-3 सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मैंने अभी इसको बोला, आई विल कंटिन्यू अच्छा। आई विल डू जी जी। इंटरवेंशन, लाइकर को डिकम्प्रेस करेंगे या डिलीवर करेंगे। अगर किसी को इस 3 ऑप्शन से इत्तेफाक नहीं, किसी ने बोला ना 34 वीक्स पे डिलीवर कर लेंगे, बाबा वो क्यों नहीं करेंगे? if the patient is acutely depressed and baby is उसके वेल बीइंग के साइन जो हैं वो ठीक नहीं है, CTG बायोफिजिकल प्रोफाइल और वो ठीक नहीं है, तो डिलीवर करेंगे, फिर क्यों नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज हैं, एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन, कंट्रोल्ड ड्रेनेज ऑफ लाइकर, उसको स्टेबल करेंगे, फिर इंड्यूस करेंगे, डिलीवर कर लेंगे। सर पहले एमनियोसेंटेसिस करके फिर उसकी ECV करेंगे, क्योंकि इतने डिस्टेंडेड एब्डोमेन से तो उसके वो फीटल पार्ट्स भी पल्पेट नहीं हो रहे थे, तो लाइकर इतना ज्यादा। ये अगर बहुत ज्यादा है, उसमें एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन का पता ही नहीं चलता आपको, क्योंकि जी पानी, जी। आप कहिए कि पहले एब्डोमिनली एमनियोसेंटेसिस करूंगी, फिर डिकम्प्रेस होने के बाद आई कैन डू एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन एंड होल्ड द हेड एट द पेल्विस, और फिर यस। ड्रेनेज ऑफ लाइकर फ्रॉम बिलो, फिर इंडक्शन ऑफ लेबर, वो आपको पता है कैसे करूं। ये सर्जिकली होगी ड्रेनेज ऑफ लाइकर, उससे भी इंड्यूस हो जाती है लेबर, और चीज ग्रेविडा 5 पैरा 4, उसको ऑक्सीटोसिन की ड्रिप भी लग सकती है, और फिर वो जी कहेंगे सर। अगर ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाएंगे तो किस तरह कंट्रोल करेंगे ड्रॉप्स को, और मॉनिटर करेंगे यूट्राइन कंट्रैक्शंस को, और नीचे से देखते रहेंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा। ये सर, तो सर इसमें हम पेशेंट को सिजेरियन की ऑप्शन दे सकते हैं? सिजेरियन की हो तो सकती है, लेकिन वो जरा
डिबेटेबल होगी क्योंकि 4 नॉर्मल डिलीवरीज है ना इसकी। आप सिजेरियन सेक्शन की पहली ऑप्शन तब बनती यस है सर, अगर बेबी एक्यूटली डिस्ट्रेस्ड, उसकी सीटीजी फ्लैट आ रही है, यस सर, फिर आप कहेंगे कि आई डोंट वांट टू एक्सपोज दिस बेबी जी सर, लेबर पेस, लेबर कंट्रैक्शंस, और इसकी सीटीजी बड़ी पुअर है, इसलिए इलेक्टिवली मैं इसका सेक्शन करूँ, ये हो सकता है। यस सर, चलो जी, 9 बज गए। आज का सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल है। ये मुश्किल इस तरह से कि यस, कॉमनली ना पढ़ाया जाता है, ना आप देखते हैं पाकिस्तान में, खास तौर पर इंग्लैंड में बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी सवाल तो हो सकता है। मुझे आप ही में से किसी ने कहा था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी और वॉन बिली ब्रांड डिजीज, ये 3 एक ही लिंक्ड है टुगेदर। ये इस पे लेक्चर दूं। मैंने काफी दिनों के बाद ये यस सर, पढ़ा, और पढ़ के फिर मैं काफी चुके वो है, तो मैंने फैसला ये किया इसको 3 पार्ट्स में करते हैं। पहले मैं आपको वेरी ब्रीफली 10 मिनट में लेक्चर देता हूं इन तीनों पे। नंबर 2, फिर मैंने गाइडलाइंस पढ़ी आरसीओजी की, उनमें से इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने गाइडलाइन में दिया हुआ है। फिर हम 3-4 मैंने केसेस बनाई है, वो डिस्कस करें। चलें, पहला मैं आपको बताता हूँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यू ऑल नो दैट कि एम्बोलिज्म जिसकी शक्ल जनरली हम जब बात करते हैं क्लॉट, लेकिन क्लॉट के अलावा कोई फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है जो जाए इनटू द लंग्स, पल्मोनरी। और टिपिकली जब ये होता है तो 3 टाइप का हो सकता है। स्मॉल एम्बोलाई जो बड़ा मिनिमल डिस्ट्रेस करते हैं और जनरली अननोटिस चले जाते हैं। फिर मीडियम साइज एम्बुलस जो थोड़ा सा टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। और तीसरा है मैसिव ह्यूज क्लॉट which causes acute symptoms and generally death of the patient. And of course जो small या मीडियम साइज के एम्बुलाई हैं वो रिकरेंट भी हो सकते हैं, बार बार होंगे। So pulmonary embolism could be small, medium or massive, and small and medium could be recurrent or repeated. Clinical features. अगर लार्ज हो, उसमें severe chest pain, central chest pain, और dyspnea और difficulty in breathing, 30% में हेमोप्टाइसिस भी हो सकता है। As I said earlier, small and medium could be silent, no symptoms at all. Small or medium की clinical features. As I said just now,
they could be silent, no complaints, no symptoms at all. जब सिम्टम हो तो it could be chest pain, shortness of breath. As I said, 1/3 में हेमोप्टिसिस भी हो सकता है. जब उनको एग्जामिन करें, प्लूरल रब, वो क्रॉस क्रैकल्स की तरह की आवाज होती है. प्लूरल इफ्यूजन, और उसको टैप करे तो ब्लड स्टेन होगी. जो मैसिव है, ये रेयर है, नॉट कॉमन. इसमें ज्यादा सिम्टम्स हैं, वो क्लॉट जो है पल्मोनरी वेन्स की, पल्मोनरी आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है. ब्लड फ्लो टू द लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. पेशेंट सांस तो लेता है लेकिन परफ्यूजन नहीं होती, नो परफ्यूजन, क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा हो. तो पेशेंट वही severe chest pain, central. She looks shocked, pale, sweaty, syncope हो जाती है, collapse हो जाती है. 30% में हेमोप्टिसिस होता है, and patient may die instantly. अगर आप उसको वक्त मिले, उसकी JVP रेज्ड होगी और सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट होगी. मल्टीपल स्मॉल और रिकरेंट में नो सिम्टम्स. कभी कभी वीकनेस पेशेंट कंप्लेंट करता है, या एंजाइना की तरह की पेन, और रिपीटेड में एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है उनको. इन्वेस्टिगेशन, लॉन्ग लिस्ट, एक्सरे चेस्ट, ECG, CBC में ल्यूकोसाइटोसिस, पॉलीमार्फ बड़े होते हैं. डी डाइमर नेगेटिव आए तो इसका मतलब नो एम्बोलिज्म. अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हो तो VQ स्कैन और पल्मोनरी एंजियोग्राफी. ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन दो, बेड रेस्ट दो, हेपरिन इन्फ्यूजन दो, बाद में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जारी रखो, या ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जारी रखो फॉर एटलीस्ट 6 months. अगर बड़ा सारा क्लॉट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज 100,000 यूनिट्स पर आवर दिया जा सकता है, या सर्जिकली एम्बोलेक्टमी की जा सकती है. ये तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया. अगला है डीप वेन थ्रोम्बोसिस.
उससे फर्क है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस अक्सर होता है जो पेशेंट बिस्तर में लंबा लेटे रहे, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनको हम दाखिल कर लेते हैं, दे स्टे इन बेड फॉर लॉन्ग टाइम, उसकी वजह से फिर उनके काफ मसल्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। पर्टिकुलरली वो पेशेंट जिनमें पॉलीसाइथीमिया हो, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिजीज हो। Next cause is trauma to the calf muscles. डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिनको कैंसर हो या कार्डियक डिजीज हो, उनमें ज्यादा कॉमन। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, 40 से ऊपर एज हो, मैंने अभी भी बोला प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट इन बेड, जिनको पहले वेरिकोज वेन्स हो, प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी प्रीडिस्पोजेस टू डीवीटी। तभी इंग्लैंड में जब मैं था, राउंड करते हुए सबसे पहले हाउस सर्जन की ड्यूटी होती थी काफ मसल्स को पैल्पेट करता था कि टेंडरनेस तो नहीं, अगर हाउस सर्जन ने वो नहीं किया वो फेल है। हमारे यहाँ नहीं है ये कॉमन, इसलिए हम काफ मसल्स की पैल्पेशन या इंस्पेक्शन पे जोर नहीं देते। फिर ब्लड डिस्क्रेजिया में प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज हो, दे आर मोर प्रोन टू इट। क्लिनिकली जिस लेग में डीवीटी हो वो स्वोलन होती है, उसमें एडिमा होता है। जब उसको पैल्पेट करो काफ मसल्स को, टेंडर होते हैं। कई दफा डिस्कलरेशन भी होती है। पामर साइन कहते हैं कि आप नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करें और सोल ऑफ द फुट पे हाथ रख के उसको फ्लेक्स करें तो पेन होगी काफ मसल्स में, इसका नाम है पामर साइन। इसकी प्रिवेंशन, दोज पेशेंट्स हु आर predisposed to this, जैसे मैंने अभी भी बोला, एज, prolonged rest, varicose veins वगैरह वगैरह, प्रेगनेंसी, उनको एंटीकोएगुलेंट एज ए प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए। ओरल और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। और अगर हो जाए, नंबर 1 ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी, नंबर 2 एंटीकोएगुलेंट्स, नंबर 3 फ्यूचर प्रोफाइलैक्सिस, जब भी वो प्रेग्नेंट होगी उसको प्रोफाइलैक्सिस दिया जाएगा। नेक्स्ट, वॉन बिली ब्रांड डिजीज, इसमें डिफेक्टिव प्लेटलेट्स फंक्शन होता है,
उसमें फैक्टर 8C की डेफिशिएंसी होती है इनमें। ये डिजीज क्रोमोसोम 12 पे जीन है, उससे रिलेटेड है। उसकी म्यूटेशन हो जाए तो ये डिजीज हो जाती है। टिपिकली ब्लीडिंग फॉलोज माइनर ट्रॉमा या मेनोरेजिया होगा, उनको एपिसेक्सिस हो जाती है। माइनर इंजरी के बाद ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग होती है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल हेमोफीलिया की तरह है, ब्लड डिजीज है। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, रॉयल कॉलेज की जो गाइडलाइन है उसका नंबर है 37A। इसमें रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए, पहले वो लिख लीजिए। नंबर 1, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ thromboembolic disease। नंबर 2, ओबेसिटी। नंबर 3, प्रेगनेंसी में ओवर मोर देन एज 35, विदाउट प्रेगनेंसी मोर देन 40। नंबर 4, इमोबिलिटी, जैसा मैंने भी कहा, लंबा बेड रेस्ट या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। It also means admission to the hospital for any surgery. ये अकॉर्डिंग टू आरसीओ गाइडलाइन, ये रिस्क फैक्टर्स है जिनमें वो उनको फिर प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोएगुलेंट्स देने चाहिए। लो, अब गाइडलाइन में नंबर 1 जो लिखा हुआ है, all women should undergo assessment of the risk factors for VTE in early pregnancy or even before pregnancy। पहली विजिट पे आए एंटीनेटल, आपको उसको ये देखो जो 4-5 मैंने बोले हैं, इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है, और यही फिर असेस करो अगर पेशेंट को दाखिल किया है फॉर एनी रीजन। रिपीटेड इफ द वुमन इज एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल फॉर एनी रीजन। और इसी तरह फिर रिपीट करो इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम, मतलब कीप रीअसेसिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये जो रिस्क फैक्टर्स बोले हैं मैंने आपको लिखवाए हैं, एनी वुमन विद 4 और मोर करंट रिस्क फैक्टर्स उसको प्रोफाइलैक्टिक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दो, जितनी देर रिस्क है। लेकिन 4 के बजाय अगर 3 है रिस्क, फिर उसको 28 वीक्स के बाद दो, पहले नहीं। और वो कंटिन्यू करो डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक।
मेरा ख्याल है इतना सा ये 3 बातें जो गाइडलाइन में लिखी है आपके लिए, वैसे गाइडलाइन में तो बड़ी लंबी, लेकिन आपकी डिस्कशन के मुताबिक ये काफी है। और अगर फिर दूसरा पार्ट ये भी गाइडलाइन में ही है, ये इसका नंबर है 37B कि एम्बोलिज्म हो जाए, कि वो अभी अभी मैंने आपको बताई सिम्टम्स, जिसको प्रेगनेंसी में वो सिम्टम हो उसका फौरन असेस करो, और अगर शक है तो उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे डालो। नंबर 2, उसकी टांगों में कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनाओ। और फिर उसका अल्ट्रासाउंड करो, अगर वो कहे डीवीटी नहीं है फिर स्टॉकिंग उतार दो। और इसी तरह एंटी कोएगुलेंट ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो सकता है। मतलब इसमें उसने अर्जेंसी बताई है, अगर सिम्टम हो फौरन एंटी कोएगुलेंट पे डालो और स्टॉकिंग बनाओ, बाद में कंफर्म करो, अगर कंफर्म नहीं होता फिर डिसकंटिन्यू कर दो। और एक्सरे चेस्ट अगर अब नॉर्मल आ जाए फिर उसका VQ स्कैन करवाइए, या CTPA, उनके अपने इन कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो वी नीड नॉट गो इनटू दैट। ये तो गाइडलाइन हो गई। चलें अब नायला फ्रॉम ओकाड़ा। Yes, sir. पहला पेशेंट है आपका एज 25, उसका BMI 30, प्राइमरी ग्रेविडा, comes to you at 30 weeks of pregnancy. उसको प्री एक्लेम्सिया है, उसके लिए तुमने उसको दाखिल कर लिया। प्री एक्लेम्सिया का तो छोड़ देते हैं आज। जी सर। DVT की बात हो रही है, हाउ विल यू मैनेज हर as far as risk of DVT is concerned? Yes. Yes, sir. जी। सर पेशेंट 35, आपने BMI भी 35 बताया, प्राइमरी ग्रेविडा एट 30 weeks with pre-eclampsia. How will you manage for risk of DVT concerns? जी बिल्कुल, एज 25 बोली थी। Yes, sir. जी। Sir, first of all, I will introduce myself to the patient, confirm the given detail of the patient, confirm her the last menstrual period date. Then I will inquire about a patient. In the risk factor, I will inquire about history of previous history of thrombophilia, Good. any swelling of feet and edema, any associated chest pain or the shortness of breath, and history of varicose veins previously, and any history of smoking, any history of recent infection, or any history of previous taking of any blood thinning agent like warfarin, heparin,
or in addition to these, any history of medical concerns like anemia, diabetes, and regarding her the preeclampsia, what medication she is taking, either BP control or not, or the protein urea present or not. जी And then I will move toward the examination of my patient. जी In the examination, first of all, I will do general physical examination in which I will check the patient. I will confirm the patient BMI, which is already given to me, that is 35. Then I will auscultate the chest of patient to see any cracks, to rule out any pleural effusion or pulmonary edema. And then I will do abdominal examination, and then I will check the patient in the legs, any calf tenderness, leg swelling, गुड pain, leg swelling, pain, um, tenderness, swelling, and any redness. And then I will perform the Palmer sign, check cough tenderness. And if all these signs are absent, then I will, in the management, I will tell the patient about lifestyle modification, give her the tent stocking, tell her about daily physical activity, exercise, walk, and if ठहर मैंने बार 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 तकरीबन हर बुध को मैं ये कहता हूँ, क्यों नहीं आप गौर करते जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तू चल पई है जो मैंने बताया है, किताब में पढ़ा, तुम पढ़ के आई हो तुम। मैं दोहराता हूं, मैंने आपको डेटा जो दिया था वो था एज 25, BMI 30, प्राइमी ग्रेविडा, एडमिटेड फॉर प्री एक्लैम्सिया। गौर फरमाया आपने? यस सर। क्या क्या गौर फरमाया? सर एक तो पेशेंट के दो रिस्क फैक्टर हैं, 35 पेशेंट की एज है, बीएमआई भी उसका 35 आपने बताया था। पहले भी कहा 35, मैंने आपको करेक्ट किया, मैंने 25 कहा। अच्छा यस सर, ठीक है सर। सुन लो। नंबर 2, बाबा 30। बाबा मैं कह रहा हूँ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर प्री एक्लैम्सिया। सो उसका, मैंने कहा ना कोई उसका डीवीटी के देखिए आपने एडमिशन है, वो आप वॉक करे, ये करे, वो करे, वो घर जाके करेगी ना। यस सर। आपसे तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जितनी देर दाखिल रहेगी वो क्या करोगे डीवीटी के लिए, आपने ये बताना है। आप चलेगी, एक्सरसाइज करे, सैर करे, और ये करे और वो करे, वो घर जाएगी तो ठीक कह रही हैं आप, ये सारा कुछ बताएगी उसको। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि अभी बोला मैंने कि इंग्लैंड में हाउस सर्जन की ड्यूटी होती थी सुबह सब पेशेंट्स की काफ एग्जामिन करे। आपने ये कहना है डेली आई विल एग्जामिन हर काफ मसल्स, और फिर देखूंगी ये जो बातें आपने बोली, और फिर उसको स्टॉकिंग दूंगी नहीं दूंगी, और फिजियोथेरेपी बताऊंगी नहीं बताऊंगी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे या डिंडीवन पे डालोगी नहीं डालोगी, ये बातें बतानी है। यस सर। आप उधर नहीं गई, आप उसको घर भेज के आगे शुरू हो गई। सवाल तो था एडमिटेड पेशेंट है।
Yes, sir. That's how you fail. पढ़ के आई हो, तुम्हें आता है, लेकिन फेल होगी Yes, sir. क्योंकि तुमने गौर नहीं किया जो मैंने इंफॉर्मेशन दी तुम्हें। तुम डीवीटी का चैप्टर पढ़ के आई हो, मुझे शक नहीं है, पक्का है। इसके बावजूद तुम्हें आता है लेकिन फेल हो, क्योंकि लफ्ज एडमिटेड पे गौर नहीं फरमाया आपने। मैंने कहा एडमिटेड फॉर प्री एक्लेम्सिया, और साथ आपकी आसानी के लिए कह दिया प्री एक्लेम्सिया को भूल जाओ, डीवीटी का मुझे बताओ। आपने वो सारा कोई थ्योरी बता के तो फिर शुरू हो गई कि घर जाएगी तो ये करेगी, वो घर जाएगी तो करेगी ना। आपने तो Yes, sir. अस्पताल में उसका क्या। जो एग्जामिनर बताए आपको, हर लफ्ज पे गौर फरमाइए। यहाँ लफ्ज है एडमिटेड। Yes, sir. आप ये फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग एडमिशन स्टे इन द हॉस्पिटल, मैं यही करूंगी। हाँ, जब घर जाएगी फिर वो जो आप बातें बोल रही थी फिर कहिए। जब वो घर जाएगी फिर ये कहूंगी, Yes, sir. फिर आप पास होती। सर, अच्छे सर नंबर दोबारा बोलूं? है। सर चलो एक, दोबारा बोलूं? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोलो। Sir, during admission in the hospital, I will daily examine the patient calf muscles for any tenderness, pain, or redness, and नहीं, also check the associated symptoms. गलत हो गया, गलत हो गया। हमेशा जब आप एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्शन Or palpation. फिर परकशन, या परकशन नहीं है, पहले इंस्पेक्शन। Yes, sir. इंस्पेक्शन पे क्या देखेंगे Yes. आप? Sir, एक swelling, redness. हाँ, ये दो बातें। एंड के साइज ऑफ द लेग Color. से बड़ा तो नहीं है इस तरह से, Yes, sir. बल्कि ये होता था बोनी पॉइंट से मार्क कर दिया जाता था एक पॉइंट दोनों टांगों पे, फिर टेप मेजर से माप करके देखते थे दोनों में फर्क है कि नहीं है। इतना वो जाते थे, क्योंकि ये अर्ली साइन है जो आपको हेल्प करता है। ये टिबियल ट्रिब्रोसिटी Yes. से 3-4 इंचेस नीचे मार्क कर लिया, टांग पे निशान लगा दिया, उधर दूसरी टांग पे भी, वहां पे मेजर टेप से देखा सर्कम्फ्रेंस उसका कितना है, दोनों का एक है ठीक है, अगर एक का ज्यादा है तो फिर नहीं। तो डेली मैं उसकी टांगे एग्जामिन करूंगी, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, और वो बताया आपने, पैल्पेट करके टेंडरनेस देखूंगी, और फिर स्पेशल साइन पामर साइन करूंगी। और अगर वो Yes, sir. है, तो फिर मैंने अभी अभी बोला कि इस एज में, इस एज जेस्टेशन के बाद आप प्रोफाइलैक्सिस दोगे, फिर ट्रीटमेंट बोलना है आपने। इसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे? शी इज एज 25, बाबा मैं 25 कहता हूँ, तुम 35 पढ़ती हो। एज 20, Yes, sir. 25. हाँ, प्राइमरी ग्रेविडा ये है। So there are no signs of DVT, फिर क्या करोगे? Sir, I will tell her, sir, सारा बता दूं स्टार्ट से, दोबारा इंस्पेक्शन पैल्पेशन से? वो हो गया ना, आगे चलो ना, दूसरों को भी मैंने ठीक है। मौका। फिर सर, I will provide her the tent stocking. Tell her to avoid dehydration, avoid infection. सर, वो पहले की बात थी,
बाबा जब तुमने ये इंस्पेक्शन पैल्पेशन कर ली तो दो पॉसिबिलिटीज हैं. इफ देयर इज नो डीवीटी फिर क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, इफ देयर इज डीवीटी फिर क्या करोगे? इस तरह बोलो. Sir, yes, sir. Sir, if there is no DVT, then I will give the patient tent stocking, tell her about lifestyle modification, give her advice, avoid hydration, avoid infection, and after going home, do physical activity like walk, exercise. And if there is a DVT, then I will keep her admitted. I will give her stockings. I will give her the low molecular weight heparin subcutaneous. पढ़ के आई हो, पढ़ के आई हो. Yes, sir. मैंने अभी अभी बोला कि प्रोलॉन्ग बेड में जिसको दोगे प्राइमरी ग्रेविडा में 28 वीक्स के बाद उसको प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ेगा अगर वो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में. अभी अभी आपको बताया था मैं. Yes, sir. तो ये कहिए, if there is no DVT, everything is okay. I Because she is more than 28 weeks pregnancy और prolonged bed rest पे है, risk factor है, BMI ज़्यादा है, prolonged bed rest है, इसलिए मैं prophylactically उसको किस पे डालूंगी? जिस पे भी डालूंगी. क्या किस पे डालूंगी? Sir, low molecular weight heparin subcutaneous. हाँ, बस ये यहाँ पे बात खत्म होती थी. यहाँ पे बात खत्म होती थी. बस आप पास हो जाती, आप घूम फिर के पता नहीं कहा. चलो, Yes, sir. कोई बात नहीं. Sorry, sir. थैंक यू फॉर बीइंग वॉलंटियर. थैंक यू सर आपका. हाँ, आपने मौका दिया बोलने का. मैं तो देता हूँ, तुम लोग ही नहीं बोलती. आगे है निदा इस्लामाबाद से है. जी सर. सर बोला करूंगी अब इंशाल्लाह. हाँ, निदा बोल. वालेकुम सर. जी निदा बीबी, आपका केस है एज 35, ग्रेविडा 4, पैरा 3, नो पास हिस्ट्री ऑफ डीवीटी. जी सर. But she complains of pain in her left leg. बोलिए. First of all, after greeting and confirming the demographic details of my patient, I will take her a brief history about her last menstrual period and confirm her gestational age. Then I will inquire about the सर आपने gestational age क्या बताई है patient की? मैंने बोला ही नहीं. अच्छा. Then I will confirm the gestational age of my patient and I will एक मिनट, मैं सिर्फ बोला ग्रेविडा 4 पैरा 3. जी सर. तो जब एग्जामिनर कहता है पेन इन लेफ्ट लेग, जी सर. इट मींस कि वो आपको डीवीटी की बात चाहता है आपसे करे. जी सर. ठीक. जी सर. हाँ जी. तो फिर इस पेन इन अ लेग, पहले जो अभी अभी मैंने नायला से कहा था वो सारा दोहराइए. ठीक है सर. After confirming her demographic details and taking brief history of her about her LMP, I will inquire my patient about her symptoms, duration, onset, was it gradual or rapid, and severity of the pain to score the patient score the pain, and is it radiating to anywhere else? Is it related to any activity or and then I will ask about any swelling and then I will further inquire if she is having any shortness of breath or chest pain, and further I will inquire about
that has my patient experienced any hyperemesis in this pregnancy, or she is taking enough hydration, and has she experienced any, and how is her mobility at home. Further, I will inquire about the weight of my patient, and check her BMI. Then I will ask my patient about her medical history. Does she have any history of diabetes or any autoimmune disease like SLE or any kidney disease, to rule out the risk factors of my patient. And then after that, I will examine my patient, and I will take her BMI, check her vitals, and do auscultation and check for any pulmonary edema. Then I will do her obstetric examination, and then I will inspect her leg, check for any swelling and redness. And I will compare both legs to see if there any difference of measurement in the both calf muscles. ठीक. Then I will do investigations of my patients, in which I will do baseline investigations to check the general health of my patient. Then in the specific investigation, I would do her duplex ultrasound to check for any deep venous thrombosis. And according to that, I will manage my patient. If she has DVT, I will put my patient on low molecular weight heparin during the pregnancy. ठीक हो गया. आपके नंबर है 5, 6 नहीं है. 6 नहीं है. जी सर. वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, you were not totally focused on to DVT. अगर आप फोकस रहती तो आप उसके DVT होता तो क्या करोगी, ना होगा तो क्या करोगी, कहानी पूरी मुकम्मल कर देती अपने 7-8 मिनट में. आपने नहीं की. मतलब जब आपको ये ना, क्यों मैं नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ कमजोरी हो गई है मुझे, एज के साथ शायद होगी. मैं कन्विंस ही नहीं कर सकता आप लोगों को कि जो डेटा दिया गया उस पर गौर करो, उस पर गौर करो, उस पर गौर करो. बाबा यहाँ सीधी सी बात दी गई, ग्रेविडा 4 पैरा 3 प्रेगनेंसी का कुछ नहीं बताया आपको. वो 10 वीक्स है, 20 वीक्स है, 30 वीक्स है, 40 वीक्स है. पैरा 3 कुछ नहीं बताया. वो नॉर्मल डिलीवरी थी, क्या था क्या नहीं था. मैंने ये जरूर बताया, नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ डीवीटी. ये कह के मैंने आपकी आसान कर दी जिंदगी कि प्रीवियसली तो डीवीटी नहीं था, अब उसको पेन इन लेग हो रही है. वो जैसा मैंने कहा था पहले नायला के साथ, वो सारा कुछ बोलो, इथों शुरू करो. उसको कि जी मैं उसको रूल आउट करूंगी डीवीटी. कैसे? जी पहले क्लिनिकली जो आपने बोला, जी सर. साइज, टेंडरनेस, ये 3 बातें हैं. जी सर. on inspection, size Swelling and redness on measurement and tenderness. and tenderness. जी सर. अगर डीवीटी नहीं है, I'll look for other cause of her swelling of the leg. इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ हो सकता है. अगर टेंडरनेस है और उसका सस्पिशन ऑफ डीवीटी है, मैं ये टेस्ट करूंगी, उसका डीवीटी कंफर्म करूंगी, और फिर उसको डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशन पीरियड. अब आया जी सर. डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशन पीरियड, आई विल पुट हर ऑन एंटीकोएगुलेंट्स. जी सर. ये था जवाब, यहाँ फुल स्टॉप होता था. तो निदा दोबारा
दोबारा Okay, sir. uh, After taking history of my patient, I will do her examination, and I will inspect for swelling, redness, and I will palpate for any tenderness. I will take the measurement of her both calf muscles, and if there is no signs of DVT, I will rule out the other causes of leg swelling. And if there is suspicion of DVT, I will give dead stocking to my patient and give her put her on prophylactic low molecular weight heparin, and then advise her to flex. तो सुनना तो ट्रीटमेंट पे चली गई। अगर सस्पिशन है तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, फिर मैं वो दूसरा कोई टेस्ट ब्लड फ्लो का है वो करवाऊंगी, और वो कंफर्म करके फिर मैं ट्रीटमेंट। सर जब सस्पिशन हो जाता है उसमें तो सर हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब रूल आउट हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड पर नहीं आया फिर हम स्टॉप कर देते हैं ना। ये बोल, वेरी गुड, माशाल्लाह। अर्जेंट नीड है फॉर अर्जेंट नीड, जी सर, वो करके उसके बाद इफ द DVT is ruled out and there is no finding of DVT on ultrasound, I will stop her low molecular weight heparin, and I will give general advice to my patient to stay mobilized, stay hydrated, and if she experiences the same symptoms again, she should report to the hospital. And if she experiences any chest pain, shortness of breath, she should immediately come to the hospital. I will discharge my patient with the red flag signs. सुन ये करके फिर आप बोलो अच्छे नंबर लेने के लिए, पास पक्का करने के लिए, फिर इस पेशेंट की इंट्रापार्टम जब लेबर शुरू होगी तो क्या करूंगी, पोस्टपार्टम क्या करूंगी, एरा गैरा, देन यू आर ए गुड ऑब्स्टेट्रिशियन। जी सर। आप उधर जा ही नहीं रही। जी सर। कंटिन्यू सर एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, फिर जब लेबर में जाएगी तो ये करूंगी, या सेक्शन होगा तो करूंगी, फिर पोस्टमार्टम उसको कितनी देर, 6 हफ्ते 10 दिन जितने भी मैं रखूंगी, ये बोलना है। जी सर, if the DVT is confirmed, I will put my patient on low molecular weight heparin depending on her gestational age and her weight. Then I will continue the low molecular weight heparin for at least 3 months, and during her intrapartum period, patient will be monitored closely, and her therapeutic low molecular weight heparin will be stopped 24 hours before the elective cesarean section and 12 hours before the SVD. And during that, patient will be on continuous monitoring, continuous ECG, oxygen saturation and vital monitoring. एक मिनट, आपको आता है लेकिन आपने बोला नहीं था तो इसके नंबर ही नहीं लगे आपके। जी सर। यही मुश्किल होती है बाबा, जो आता है उसके नंबर तो ले लो ना। जी सर। आपको आता है, बोला नहीं, आपने बिल्कुल नहीं बोला कि उसकी लेबर में मैं क्या करूंगी, पोस्टमार्टम क्या करूंगी। जी सर। आप चूंकि ये गायनी का ऑब्स्टेट्रिक्स का इम्तिहान है, आपके मुंह से ये सुनना चाहता है एग्जामिनर कि उस क्या करोगी, पोस्टमार्टम क्या करोगी, ये बात है। Then, sir, I will do active management of her third stage of labor, and then I will keep my patient admitted in high dependency unit and keep her under observation for at least 48 to 72 hours. And then, if there is no bleeding, I will restart my patient on the low molecular weight heparin, and look for any symptoms of pulmonary embolism during that stay of my patient. Then I will. आप जब वॉलंटियर करते हो, आपको आता था, वो आपने बोलना नहीं था, मेरे कहने पे शायद आप बोल रहे हैं। जी सर। तो आज की इम्पोर्टेंट टिप सबके लिए, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्रेगनेंसी के बाद आपने उसका बोलना है कि उसकी लेबर में खास क्या करोगे, उसके पोस्टमार्टम खास क्या करोगे, अगर तो क्या करोगे। Yes, sir. Then after when my patient will be stable, and I will discharge my patient with red flag signs, and I will give her first of all I will do the bridging of
the anticoagulants. First of all, she will stay on low molecular weight heparin. Then gradually I will shift her on warfarin. When her INR will be between 2 to 3, then patient will be discharged on oral anticoagulants, and she will she will stay on anticoagulant for 6 months, and she will be discharged with red flag signs of shortness of breast, chest pain, and leg swelling. आगे ये रुक जा, बतेरा हो गया, आप समझ गई हो तुम। चलो जी जी, सर, और पेशेंट को सर कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बतानी है, COCPs वो नहीं उन पता लग गया कि दसने जी यही सर। के बोलो ताकि आपको पता चले कि इस पे कैसे बोलना है। जी सर। अगला है रिजवाना तरबेला अस्सलाम वालेकुम सर। है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम रोज पानी छोड़ के सैलाब बढ़ा देती हो। चलो तरबेला आसान है, लेकिन आसान रखोगी तो आसान रहेगा। एज 25, पेशेंट और उसकी पास हिस्ट्री DVT की है और वो ओरल पे है, डेंडिवन। अब प्रेग्नेंट है 10 हफ्ते की, आपके पास आ गई, फरमा दीजिए, हाउ विल यू मैनेज। First of all, I will introduce myself to the to patient, take her brief demographic detail, and I will do information gathering by taking a focused history examination and run some investigation. I will ask her her LMP and either she is sure of dates, and then I will ask her about either she conceived spontaneously or with any treatment, and I will ask her about previous history of रिजवाना जी तुम फेल फेल फेल। बाबा मैं कितनी दफा बोलूं, यहाँ पे सीधी सी है, पास हिस्ट्री ऑफ DVT और वो डेंडिवन पे है, और अब प्राइमरी ग्रेविड है, 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी। तुम फोकस करो, क्योंकि एग्जामिनर ने DVT कहा हुआ है आपको। जी to rest of the history, I will focus on DVT। पिछली DVT थी, कब हुई थी, उसका इलाज क्या हुआ था, उसके कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, बाद में फॉलो अप में वो एंटीकोएगुलेंट्स पे है नहीं है, और वगैरह 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 ये पूछोगी। अब 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, वो डेंडिवन पे है, मैं उसको बदल दूंगी इनटू लो मॉलिक्यूलर। ये था जवाब, फुल स्टॉप। और तुम पास हो जाती। सर ये मैं भी पूछने लगी थी। तुम उसका मेसोसाइकिल डेट पक्की और वो जो रूटीन से सवाल है उत्थे फंसे हो तुम। आपके दिमाग से क्यों नहीं निकलती है बात कि जो पूछी गई है वो उसकी बात करो, जो पूछा गया है उसकी बात करो। LMP पक्का है, मेसोसाइकिल रेगुलर है, और ये उसका इस बात से क्या रेलेवेंट है DVT से। DVT का रेलेवेंस ये है कि आप पूछोगे वो DVT कब हुई थी, प्रेगनेंसी में हुई थी, विदाउट प्रेगनेंसी हुई थी, और तो उसके जब जो हुई थी तो उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ था, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी, ये पूछ के अब वो प्रिवेंशन के लिए प्रोफाइलैक्टिकली कोई ट्रीटमेंट ले रही है नहीं ले रही। अगर वो ओरल ले रही है जैसा मैंने बताया आपको, तो आई विल चेंज इट टू लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। और फिर अब की प्रेगनेंसी बोलो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन आई विल कंटिन्यू लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। और फिर वो जो ये भी मैंने बोला ड्यूरिंग लेबर एंड पुरपेरियम में ये करूंगी, बस पास हो जाती। तुम्हें आता है, बोलते इस तरह नहीं हो, तभी तो फेल होते हो। जी सर। किताबा पढ़ पढ़ के बार बार वो जो प्राइमरी ग्रेविडा LMP मेसोसाइकिल पक्का रेगुलर, वो जो सवाल फंसे हुए हैं तुम्हारे दिमाग में, उनका इस बात से क्या ताल्लुक है DVT से। जी तो सर। फिर आपको कोई अब प्राइमरी ग्रेविडा कार्डियक पेशेंट ये आता है तो बोलो
In addition to routine history, I will ask cardiac, कब से cardiac है, क्या treatment ले रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जी पूछ। सर। जो प्रॉब्लम दी गई है उस पे फोकस करो। मिनट 7-8 हैं तुम्हारे पास, उसमें उसी प्रॉब्लम को हल करना है हमने। जी सर। आप कोई जो थर्ड ईयर में पढ़ा दिया आप लोगों को, पता नहीं कि पढ़ लिया, उसी पे फोकस, मेंसेस, रेगुलर, LMP, फॉरगेट इट। नहीं, चलो और कोई वॉलंटियर है? इतनी डांट के बाद तो कोई भी नहीं बनेगा। चलो, इतनी डांट के बाद कोई नहीं बनता। रिजवाना, हेलो। जी सर। अगला पेशेंट। जी सर। A woman on low molecular weight heparin goes into labor. ठीक है? जी सर। A patient who is on low molecular weight heparin, उसकी लेबर शुरू हो गई। Discuss her management. अब for God's sake अब पास होना चाहिए तुम। Sir, first of all, I will take her history about previous. Either she is taking how much dose, and I will immediately stop her low molecular weight heparin. Involve multidisciplinary team and put her on IV unfractionated heparin. And I will send her also send her labs and give my patient one-to-one care and also monitor her my patient during labor. और वो रूटीन मैनेजमेंट उसकी जारी रखो। जी and keep her on routine medication and routine monitoring during labor. And after delivery of my patient, I will give I will and I will also do active management of third stage of labor. Baby handed over to pediatrician, and if and assess the mother for any signs of PPH. And थर्ड स्टेज को एक्टिव मैनेज करोगी ना? जी 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 and send her and after that put my patient on if during labor give epidural anesthesia, then I will give I will give heparin after 4 hours of labor. देख गलत हो गया ना, सारा ही गलत हो गया। कुड़िए पहली बात तो ये है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन वाली को जब लेबर शुरू होगी तुम हेपरिन पे कन्वर्ट करोगी। और दूसरा कि in addition to routine management of normal labor, I'll monitor her heparin dose, 10,000 units in the bag और कितने drops क्या। एपिड्यूरल तो कंट्राइंडिकेटेड हो गया उसके लिए, एपिड्यूरल नहीं लगवाऊंगी उसको। सर हम इसमें लास्ट डोज भी कंफर्म करेंगे ना कि उसको लास्ट डोज लगे हुए कितने आवर्स हो गए हैं। लेबर में थ्रू आउट उसको डिलीवरी तक देनी, डिलीवरी के बाद फिर उसको कन्वर्ट करना है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे 72 आवर्स के बाद, और फिर जो भी है वो करना। तो इसलिए आपका जवाब प्लीज रिजवान माफ की, बार बार मैं आपको पता नहीं क्यों मेरी आदत बुरी हो गई है मेरा ख्याल, तो आप लोगों को इंटरप्ट करने की। इन दिस पेशेंट as she is in woman goes into labor
and she is on low molecular weight heparin, first I will stop low molecular weight heparin, I'll put her on heparin. जी, So, I will. number 2, in addition to close monitoring of that patient for labor, कैसे वो routine है, I'll monitor the drops of heparin, and as the labor progresses, I will give her pain relieving drugs, not epidural. And after third stage will be manage actively, active third stage, फिर 72 hours के बाद लो मोलिकुलर वेट पे दोबारा डाल दूंगी, और डिपेंड्स कि उस प्रेगनेंसी से पहले वो कैसे उसके रीजन थी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की, उसी पे वापस चल जाऊँ बस. और सर इसमें in addition to that सर वो ये भी होगा ना, we will avoid instrumental delivery and we will also prepare the blood products also in case my patient goes into PPH, or if there is if she needs ये cesarean section in the labor, we will give her general anesthesia. ये वो एडिशनल स्टेप्स है जो उसकी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की वजह से आप ले रहे हैं लेबर में. जी सर, सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी के लिए. जी I will carefully monitor the labor, and but as far as low molecular weight, ये उसके लिए do's हैं, ये don'ts हैं, और ये 72 आवर्स तक है, उसके बाद वापस लो मोलिकुलर वेट पे चली जाएगी बस. हमने कोई लेबर नहीं डिस्क्राइब की, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा. आपने जो सवाल पूछा गया है, a woman on low molecular weight heparin is in labor, how will you manage? हमने लो मोलिकुलर वेट के ही रखना है, उसका लेबर का कह देना है कि इसके साथ साथ लेबर विल बी मॉनिटर्ड रूटीनली एज नॉर्मल लेबर. वो उसका फिर है नॉर्मल लेबर टर्न्स इनटू सिजेरियन सेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी क्या है, वो हमारी डिस्कशन में नहीं है. हमारी डिस्कशन में तो सिर्फ कि वो प्रेगनेंसी जिसको हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे लेबर तक लाए, अब क्या करना है. जी सर, बस ये बताना. चलो जी, टाइम तो पूरा हो गया. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये जो असिस्टेड कंसेप्शन वाली प्रेगनेंसीज होती हैं, इनमें फिर हमें सर ये देने की जरूरत होती है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो स्पोर्ट पे भी होते हैं पेशेंट्स? Routinely, not because this is IVF pregnancy. वो इंडिकेशन नहीं है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की. अलबत्ता वो जो रिस्क फैक्टर्स मैंने पहले 4-5 बोले आपको, उसकी एज, उसकी वेट, उसकी पास्ट हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, और वो जो 4-5 बातें मैंने बोली थी, वो है तो फिर ठीक है. फिर उसकी ART की वजह से नहीं जाएगी ऑन लो मोलिकुलर वेट हेपरिन. वो कोई और इंडिकेशन है, उसकी एज इंडिकेशन है, 40 से ऊपर, जो बड़ा कॉमनली होती है. ओवरवेट है, वो 3 फैक्टर जमा हो जाए तो फिर डाल दो उसको लो मोलिकुलर. अगर जैसे पेशेंट्स जो है एस्ट्रोजन्स पे भी और प्रोजेस्टेरॉन पे भी होते हैं, फिर भी जरूरत नहीं होती है. सर? जैसे पेशेंट्स जो है असिस्टेड कंसेप्शन वाले एस्ट्रोजन्स ले रहे होते हैं स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में, और प्रोजेस्टेरॉन भी, ल्यूटियल सपोर्ट, सर जैसे उनको हार्मोन्स भी स्टार्ट हुए होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन्स पे होते हैं पेशेंट्स प्रेगनेंसी में, वो हार्मोन जो दिए जा रहे हैं वो तो उसके कई मल्टीपल पैदा हो रहे हैं. प्रोजेस्टेरॉन मल्टीपल है जो दी जाती है, साइक्लोजेस्ट वजाइनली, वो तो बड़ी 100 मिलीग्राम पर डे है, कुछ भी नहीं, एडिशनल है, वो तो सपोर्टिव है. प्रेगनेंसी में इतने हार्मोन बनते हैं एज कम्पेयर टू दैट जो हम ओरल टैबलेट्स देते हैं.
कुछ भी नहीं है. No, that is not indication for starting low molecular weight. मैंने कोई केस किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया है इस तरह से कि just because of ART प्रेगनेंसी है, IVF प्रेगनेंसी है, तो उसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे डाल दिया ना. वो इंडिकेशन नहीं है. उसका वजन हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी पास्ट हिस्ट्री हो सकती है, वो सारी इंडिकेशंस हो सकती हैं. फिर ठीक है, फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी डालना है तो इसको भी डालो. Just because it is IVF pregnancy, that is not an indication. पढ़ लीजिए आप, पढ़ लीजिए. सर थैंक यू. अपने बुद्ध को मुझे बता भी दीजिए अगर आप इसके उल्ट आपने पढ़ा. सर मैंने पढ़ा हुआ है आरसीओजी गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है जो टेबल है थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस का सर, उसमें यही है कि आईवीएफ सिंगल फैक्टर इज एन इंटरमीडिएट. लेकिन वही जो आप बात कर रहे हैं यही कोट होगी, अगर और रिस्क फैक्टर्स होंगे तो हम देंगे, अकेले पे नहीं देंगे. यही है. जी सर. सर एक क्वेश्चन सर, वो आईवी हेपारिन का जो बताया है वो हम डिलीवरी तक देंगे ना? अगर जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो फिर उसके 72 आवर्स के बाद हमने लो मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट करवानी है ना, क्योंकि इस दौरान रिस्क ऑफ पीपीएच. जी बिल्कुल, वापस उसको. जी सर ठीक. चलो नेक्स्ट मेल इनफर्टिलिटी करा दें. जी, मेल इनफर्टिलिटी, मेल ये करवा दें. चलो मेल इनफर्टिलिटी कर लेते हैं. ये तो छोटा सा सब्जेक्ट है पर कर लेते हैं. कुछ और भी बोल दो साथ. नहीं फिर ये एचपीवी करा दें. एचपीवी जो आजकल चल भी रही है और उसका स्टेशन आ जाना. HIV सर HPV सर, ह्यूमन पैपिलोमा. चलो कर लेते हैं. खा लोगों ने इसको इशू बना दिया है. चलो HPV की बात, ये दोनों बातें कर लेंगे. मेल इनफर्टिलिटी तो और आएगा. हाँ फिर बोलिए. सर सब कह रहे हैं ये इस दफा आएगा. सर आएगा कि नहीं? चलो फिर बात कर लेंगे ना अगले वेडनेसडे को. आज 8 है 15. चलो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you. भी आप आ जाती हैं